दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के मैनपाट के सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है, जहां शीतलहर के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। शीतलहर के असर से सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ऐसे में बीते दिन की बात करें तो अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। वहीं सरगुजा संभाग में ठंड ने तकरीबन 2 दशक का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। शनिवार को भी न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, तो रविवार को ये तापमान कम होकर 8 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। वहीं अगर हम बात करें पाट क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान की, तो ये सामान्य क्षेत्रों के तापमान से 5 डिग्री तक नीचे चला गया है। उत्तर पश्चिमी शीतलहर ने सरगुजा संभाग में नवंबर के दूसरे पखवाड़े में कड़ाके की ठंड ला दी है। शीतलहर के चलते सरगुजा में न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान में गिरावट आई है। रविवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और दिन में भी सर्द हवाओं को लोगों को कपकपाती हुई दिखाई दी। शीतलहर के कारण पाट इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से नीचे पहुंचा हुआ है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कोंटा विकासखंड के अंतर्गत गोगुंडा क्षेत्र से, जहां 8 लोगों की मृत्यु होने की खबर प्रशासन को सकते में डाल चुकी है। बताया जा रहा है कि झीरिया का गंदा पानी पीने की वजह से इन लोगों की मौत का कारण देखा जा रहा है। घटना में सूचना मिलने पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर 18 नवंबर को उप स्वास्थ्य केंद्र गोगुंडा यानी बगेड़ागुड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल टीम को रवाना किया गया, जहां गोगुंडा में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। चिकित्सा दल को 18 से 21 नवंबर तक मलेरिया के 578 में से 160 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनका उपचार जारी है। सीएमएचओ के अनुसार गांव में स्थिति नियंत्रण में है और स्थिति पूर्व से बेहद ही ठीक हो चुकी है। वहीं अगर बात करें मेडिकल टीम की, तो ये गांव में ही रहकर लोगों के स्वास्थ्य पर सतत निगरानी रखे जाने सहित ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। मेडिकल टीम को ग्रामीणों ने बताया कि वनांचल क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण झीरिया के पानी का उपयोग करना पड़ रहा है और इस संबंध में साफ पानी पीने और बीमार होने पर तुरंत नजदीक के अस्पताल जाने की सलाह चिकित्सकों ने दी है। इसके अलावा बात करें तो ये लोग सीरिया और गुनिया के चक्कर में पड़ते हैं, जिसकी वजह से भी मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जाते हैं। वहीं अगर 10 मौत के अलग अलग कारण की बात करें तो यहाँ पर जो है उल्टी दस्त, शरीर में सूजन समेत अन्य उम्र भी कारण है, जहाँ टीम गाँव में मौजूद है और पूरी तरह स्थिति ठीक होने के बाद टीम वापस गाँव से लौटने जा रही है। वही खबर आ रही है धान खरीदी को लेकर, जहां कई सोसाइटियों में टोकन कटना बंद हो चुका है। जिन किसानों के टोकन कटे वे भी 3 से 7 दिन में अपना धान बेच पाएंगे। धान खरीदी केंद्रों में चौथे दिन भी धान की खरीदी व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। टोकन कटने के बाद भी किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि टोकन कटने की तारीख 3 से 7 दिन बाद धान बेचने के लिए किसानों को बुलाया जा रहा है। इस मामले में समितियों का कहना है कि शासन द्वारा निर्धारित समय नियम के अंतर्गत ही किसानों का टोकन और धान बेचने की तारीखें दी जा रही हैं। ऑनलाइन टोकन लेने वाले किसान को धान बेचने के लिए 7 दिन बाद सोसाइटी में, ऑफलाइन टोकन कटाने वाले किसान को 3 दिन के बाद की तारीख दी जा रही है। वहीं अगर समितियों की बात करें तो इनका ये भी कहना है कि त्योहार और धान की कटाई के कारण पर्याप्त हमाल आने में दिक्कत हो रही है और ये आ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। वहीं अगर बात करें रायपुर की, तो यहाँ तकरीबन आधा दर्जन धान उपार्जन केंद्रों में जाकर लाइव पड़ताल में ये बात सामने आया कि आखिर किसानों को टोकन लेने और धान बेचने में क्यों दिक्कत आ रही है। सहकारी सोसाइटियों में समर्थन मूल्य पर धान किसानों से खरीदी को लेकर गुरुवार का चौथा दिन रहा, जहां पिछले 3 दिनों के दौरान सोसाइटियों में किसानों को टोकन जारी नहीं करने संबंधित जो है यहां पर शिकायत मिली थी, जिस खबर के बाद उप पंजीयक द्वारा जिला सहकारी बैंकों के व्यवस्थापक और सहकारी समितियों के प्रबंधकों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेकर कलेक्टर ने एक बैठक ली थी, जहाँ टोकन काटने संबंधित समस्याओं को निराकरण को लेकर तत्काल टोकन जारी करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद सहकारी सोसाइटियों में टोकन काटने का सिस्टम भी अभी तक नहीं सुधर पाया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 25 नवंबर यानी आज के दिन रायपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करके अभनपुर तक मेमी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जो है नया रायपुर के सीबीडी रेलवे स्टेशन को उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहां उनके दौरे के पहले नागपुर और रायपुर रेल मंडल के अधिकारी उन सभी स्थलों का दौरा कर रहे हैं जहां रेल मंत्री जाने वाले हैं। रेल मंत्री के रायपुर दौरे को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर काम तेजी से चल रहा है। स्टेशन के बाद डिस्प्ले बोर्ड, पीआरएस डिस्प्ले और कंट्रोल रूम की पुरानी वायरिंग को ठीक किया जा रहा है और इसके साथ ही स्टेशन की सीढ़ियों की जालियों को एक नया रंग रोगन भी किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रेल मंत्री रायपुर रेलवे स्टेशन से लेकर नवा रायपुर और अभनपुर तक मेमू ट्रेन की शुरुआत करके हरी झंडी दिखा सकते हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि रेलवे मंडल से नहीं की गई है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये पहला रायपुर दौरा है, जब वे नागपुर से विशेष सैलून से 25 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। उनके दौरे के दौरान वे रायपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे रीडेवलपमेंट के कामों और मॉडल से रूबरू होंगे। इसके पहले 24 नवंबर को रात को नागपुर में विश्राम किए चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो आज सुबह 9:30 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन में एससी और एसटी रेलवे कर्मचारी संघ के अखिल भारतीय सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और अब खबर भालू के हमले को लेकर, जहां शहर में एक बार फिर से भालू आ धमका है। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां लगातार वन्यजीव रिहायशी इलाके में अपना पैर पसारते नजर आ रहे हैं। कांकेर नेशनल हाईवे सड़क किनारे अचानक एक भालू दिखाई दिया, जहां वह खड़े हुए कुत्ते पर और खड़े हुए युवक पर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कुत्ते भी भालू की तरफ दौड़ने लगे और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये जमकर वायरल है। वहीं कांकेर जिला नक्सल घटनाओं को लेकर तो चर्चा में रहता ही है, लेकिन अब एक दूसरे कारण से भी इस जिलों को चर्चा में देखा जा रहा है। वहीं रोजाना वन्य जीवों की आबादी वाले इलाके में घुसने से दहशत का माहौल बना हुआ है। भालुओं ने आसपास के इलाके में इसी तरह की दहशत फैलाई है। कांकेर शहर और आसपास के इलाके पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में भालू और तेंदुओं की मौजूदगी है। और अब खबर बलरामपुर से आ रही है, जहां मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सड़क हादसे का शिकार हो गई। बलरामपुर में हाईवा से बचने फॉलो गाड़ी ने ब्रेक लगाया, जहां काफिले ने 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सड़क हादसे का शिकार हो गई। बीते दिन बलरामपुर जिले के राजपुर में यह हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 343 पर हाईवा से बचने फॉलो वाहन के चालक ने ब्रेक लगाया था और इस दौरान काफिले की 4 गाड़ियां आपस में ही जा टकराई। हादसे के बाद मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की कार भी काफिले की ही एक कार से टकरा गई। हालांकि मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पूरी तरह सुरक्षित हैं, वहीं दूसरे वाहन से रवाना किया गया है। इसके अलावा बात करें तो 2 दिन पहले ही मंत्री रामविचार नेताम भी सड़क हादसे में घायल हुए थे, जहां उनका इलाज रायपुर के अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रविवार को कुसमी में आयोजित फुटबॉल मैच के समापन समारोह में लक्ष्मी राजवाड़े शामिल होने जा रही थी, जहां अंबिकापुर से मंत्री के वाहन का काफिला तकरीबन 3 बजे के आसपास राजपुर के पास पहुंचा था, जहां काफिले के एक वाहन को चालक ने हाईवा से बचने के लिए ब्रेक लगाया, जहां ये हादसे का शिकार हो गई। और अब खबर रायपुर से, जहां जीत के बाद सुनील सोनी ने कांग्रेसियों को नसीहत दी और कहा सुधर जाओ, भ्रम फैलाना बंद करो। कांग्रेस ने कहा कि नतीजों का अंदाजा था। दरअसल छत्तीसगढ़ के अब जो है सांसद सुनील सोनी रायपुर दक्षिण से विधायक चुन लिए गए हैं, जहां जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को सुधर जाने की नसीहत दी है। दरअसल कांग्रेस चुनावी प्रचार प्रसार में सोनी पर निष्क्रिय नेता रहने और सोने के सिक्के समेत जो है वोटर्स को लुभाने जैसे आरोप लगाए गए थे। और अब नतीजों के बाद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की राजनीति की है। दरअसल सुनील सोनी ने कहा कि हमने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा और विकास करके दिखाएंगे। आने वाले समय में मोदी की योजना, हमारे विष्णुदेव साय की योजना हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हम बृजमोहन और अग्रवाल साथी मैं और दोनों मिलकर तेजी के साथ दक्षिण का विकास करेंगे। सोनी ने आगे कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से मैं कह देना चाहता हूं कि भ्रम फैलाना, झूठ बोलना जो कांग्रेस के स्वभाव में है उसे बंद कर दो भाई। समस्या पैदा करके राजनीति करना बंद कर दो, सुधर जाओ। आज तो जनता दूर हो गई है और आने वाले समय में आपके कार्यकर्ता भी आपसे दूर हो जाएंगे।
और अब खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस से, जहां धनेंद्र साहू ने कहा कि धान बेचने मुझे टोकन ही नहीं मिल पा रहा है। रायपुर में कहा कि 5 दिन से परिवार और किसान भटक रहे हैं, 15 दिन अभी और नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और सरकार ये कह रही है कि बम्पर खरीदी चल रही है। तो वहीं ठीक इसके दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि पिछले 4 से 5 दिनों से वे और उनका पूरा परिवार धान का बेचने के लिए टोकन काटने के लिए भटक रहा है और अब तक उन्हें टोकन ही नहीं मिल पा रहा है। धनेंद्र साहू ने दावा किया कि 9 से लेकर 10 सितंबर तक टोकन का ये कोटा पूरा बताया जा रहा है। किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा तो सिर्फ उदाहरण है, इसीलिए सरकार को रोजाना लिमिट बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने अपने बात का उदाहरण के लिए बताया, जहां इस वक्त पूरे प्रदेश में यही हाल है। सभी किसान टोकन और धान खरीदी के लिए परेशान हो रहे हैं। मैंने अपने विधानसभा में लोगों से बातचीत की है, उन सभी लोगों का कहना है कि लगभग 9 से 10 दिसंबर तक धान का टोकन मिलना बंद हो चुका है। ये तमाम बातें मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पूर्व अध्यक्ष जो है धनेंद्र साहू ने कही। और अब खबर रायपुर से, जहां रायपुर MIC की बैठक आज होने जा रही है। 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जहां वेंडिंग जोन, बूढ़ा तालाब चौपाटी और पेंशन प्रकरण जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। 25 नवंबर को रायपुर में मेयर इन काउंसिल यानी MIC की बैठक होने जा रही है। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में शहर से जुड़े तमाम कई विकास कार्यों को लेकर इस बैठक में चर्चाएं होने जा रही हैं। बैठक में रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास बन रही चौपाटी को लेकर चर्चा होगी। इस बार MIC बैठक में शहर में हो रहे अवैध प्लॉटिंग, साथ ही सड़क निर्माण, नालों के निर्माण कार्य, वेंडिंग जोन जैसे तमाम विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। मेयर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में ये बैठक दोपहर 3 बजे होने जा रही है। बूढ़ा तालाब के पास पुराने धरना स्थल की जगह बनकर तैयार हो चुकी है, जहां चौपाटी को हटाने को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। पिछले दिनों मेयर एजाज ढेबर ने मौके पर जाकर चौपाटी का निरीक्षण किया था और बिना प्लानिंग के तैयार किए गए इस चौपाटी को लेकर मेयर ने उसे हटाने की बात भी कही थी। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जहां चेहरा पढ़कर के महतारियों को जो है छत्तीसगढ़ की सरकार पोषण आहार वितरण करने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारियों और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले पोषण आहार को पारदर्शी बनाने का निर्णय किया है। इसके लिए 2 तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। टेक होम राशन यानी THR के लिए फेस वेरिफिकेशन और OTP व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। जो महिलाएं केंद्र तक पोषण आहार लेने आएंगी, उनका फेस रीडर बायोमेट्रिक सिस्टम से सत्यापन किया जाएगा, यानी महिलाओं का चेहरा पढ़ने के बाद ही उन्हें पोषण आहार वितरित किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वास्तविक लाभार्थी के पास ही खाद्य चीज़ों की डिलीवरी हुई है। दूसरी, गर्भवती महिलाएं अगर केंद्र तक नहीं आ पाएंगी तो उनकी जगह उनका पोषण आहार लेने वाले अन्य स्वजन के माध्यम से मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर सत्यापित किया जा सकता है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैक ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी ट्रैकिंग व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनमें से 2 व्यवस्थाएं और लागू हो जाएंगी। इस प्रक्रिया में लाभार्थी का पंजीकरण करते समय उनके फोटो खींचने, आधार डेटाबेस से उनके प्रमाणीकरण या EKYC और राशन वितरण के दौरान खींचे गए फोटो से मिलान करने का काम शामिल है। बेरोजगार युवाओं के पास प्लेसमेंट कैंप में भर्ती होने का अच्छा अवसर है, जहां 1262 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है रोजगार मेले का आयोजन प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक होने जा रहा है और इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 1262 रिक्तियों को प्राप्त किया गया है, जिससे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर मिलने वाले हैं। इस अवसर पर इच्छुक उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त करने के लिए विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क करने का मौका मिलेगा। वहीं बता दें कि इस रोजगार मेले में अलग अलग पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, OT टेक्नीशियन, BSc नर्सिंग, GNM और लैब टेक्नीशियन, एजेंट, DM, साथ ही ऑटोमोबाइल सेल्स सर्विस सुपरवाइजर, 2 व्हीलर EV सेल्स सर्विस और साथ ही हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ऑफिस असिस्टेंट, वेल्डर, पेंटर समेत तमाम पदों पर भर्ती होने जा रही है।
और अब छत्तीसगढ़ के जो है भानु प्रतापपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांकेर जिले में भानु प्रतापपुर के पास खंडी नदी पर बने पुल के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रेन की ठोकर से बाइक सवार पुल से नीचे गिर गए, जिनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये घटना भानु प्रतापपुर से 1 किलोमीटर दूर खंडी नदी पुल पर हुई है। दरअसल जानकारी के अनुसार 3 लोग बाइक पर सवार, इसी के साथ ही बाइक पर सवार होकर पुल से गुजर रहे थे और ये उसी दौरान अंतागढ़ की ओर से आ रही एक ट्रेन को देखकर उन्होंने पुल पर ही बाइक खड़ी कर दी और किनारे खड़े हो गए, जबकि पीछे से आ रहे दूसरे बाइक सवार को ट्रेन ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक उछलकर उनके पास खड़ी बाइक पर जा गिरी और इससे 3 लोग नीचे नदी में जा गिरे। घटना के बाद से ट्रेन को रोककर रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ और स्थानीय लोगों ने मिलकर के घायलों को नदी के बाहर निकाला और तीनों को भानु प्रतापपुर रेलवे स्टेशन लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 के हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये लोग रेलवे ट्रैक पर बाइक कैसे चला रहे थे और क्यों चला रहे थे। और अब खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, जहां 35 हाथियों का दल एक बार फिर से ग्रामीण इलाके में पहुंच गया है और ये हाथी जिले के लुंड्रा ब्लॉक के कछार गांव में जंगलों में घूम रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। तो वहीं हाथियों के डर की वजह से ग्रामीण कड़कड़ाती ठंड में बीच पूरी रात जगराता करने को मजबूर है। वहीं वन अमला ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने और सतर्क रहने की अपील कर रहा है। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो ये रायगढ़ से है, हाथियों को लेकर, जहाँ ऐसा पहली बार हुआ है कि अलग अलग रेंज के तकरीबन 150 से अधिक हाथी एक ही जगह पर एकत्रित हो गए हों। ऐसा ही एक वीडियो जिले के लिए वायरल हुआ है, जहां वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि 50 हाथियों का दल मेन रोड पार करके रेलवे लाइन की ओर तरफ जा रहा है। जहां वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र के गांवों के हाथियों को सावधानी बरतने की अपील करी है। वहीं अगर जिले के 151 हाथियों की बात करें तो ये अलग अलग रेंज में अलग अलग बीट में विचरण कर रहे हैं। जहां जिले में हाथियों की बड़ी संख्या होने की वजह से वन विभाग हाथी मित्र दल के अलावा हाथी ट्रैकरों की टीम ड्रोन कैमरे के अलावा अन्य तरीकों से हाथियों की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां श्री राम सेतु मार्ग का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया और अरपा रिवर व्यू पर यह सेतु बनाया गया है। मल्हार महोत्सव को एक बार फिर से शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के रिवर व्यू पर बने श्री राम सेतु मार्ग का लोकार्पण किया। इस दौरान लेजर शो और आतिशबाजी के साथ ही विकास दीप महोत्सव का जश्न भी मनाया गया और इस मौके पर 10,000 दीपक अरपा नदी में छोड़े गए। महोत्सव के लिए अरपा के दोनों पुलों को आकर्षक लाइटों के माध्यम से सजाया गया था। सीएम साय ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि न्यायधनी बिलासपुर के विकास के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दिन है, जहां एक साथ कई विकास कार्यों की सौगात मिली है। इन सब कार्यों से शहर की अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी, नागरिक सुविधाओं का विकास होगा। सीएम साय ने आगे कहा कि अरपा मैया केवल एक नदी नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की धारा इसमें बहती है। अरपा मैया के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हम सब संकल्पित